बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेजेस ऑफ शाक की तरफ जाते हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शाक, शाक होता क्या है, फिर इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ शाक्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब शाक शुरू होता है इसको इनिशियल स्टेज कहते हैं। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि इनिशियल स्टेज में यूजुअली नॉट क्लिनिकली अपेरेंट, क्लिनिकली जो है अपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्टम्स वो इतने नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म चेंज फ्रॉम एरोबिक टू एनएरोबिक। अब इनिशियल स्टेज में ये होगा कि जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म चल रहा था, ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल एडिक्वेट था, अब एनएरोबिक की तरफ मेटाबॉलिज्म जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सो जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, आपको पता है कि लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट्स एंड मस्ट बी रिमूव्ड बाय ब्लड एंड ब्रोकन डाउन बाय लिवर। सो जो लैक्टिक एसिड है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ब्लड इसकी रिमूव करने की कोशिश करता है और फिर लीवर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज से जब आगे जाएंगे तो कंपेंसेटरी स्टेज शुरू होता है। ये भी इनिशियल स्टेज ही है तकरीबन। कंपेंसेटरी स्टेज में मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि कंपेंसेटरी स्टेज में क्या होता है कि कंपेंसेशन करता है आपकी बॉडी, जो स्पेसिफिकली हार्ट है। ठीक है जी। क्लिनिकली अपेरेंट ये होता है कि न्यूरल, हार्मोनल, वो जो फिनेफ्रिन और नॉन फिनेफ्रिन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है जी, और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो आएंगे फिर, और बायोकेमिकल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट आर एम्ड एट ओवरकमिंग consequences ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस। हमें यहाँ पर कौन से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि जो अंदर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है इसको हम जो है स्टॉप करें, इसको मेटाबॉलिक जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है इसमें कन्वर्ट करें। इसके लिए कौन कौन से अटेम्प्ट होंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि बेरो रिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन रिस्पांस टू लो बीपी। मैंने आपको बताया था कि जब बीपी लो हो जाती है तो आपके एओर्टा में और कैरोटिड में जो बेरो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है और ब्रेन को मैसेज देते हैं कि नीचे जो है ब्लड कम है सप्लाई। तो इन रिस्पांस ब्रेन ऑर्डर देते हैं हार्ट को थ्रू एफिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है जी, कि आप थोड़ा अपना बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, और एफिनेफ्रिन का काम है कि ये वेजो प्रेशर यानी वेजो कंस्ट्रक्शन काज करेगी। सो वेजो कंस्ट्रक्शन वाइल ब्लड टू वाइटल आर्गन मेंटेन। जो वाइटल आर्गन है स्पेसिफिकली जो ब्रेन और हार्ट है, इनको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी यानी मेंटेन रहेगी। डिक्रीज, ये जो नीचे के निशान दिया है एरो का, इसका मतलब है डिक्रीज ब्लड टू किडनी। किडनी को कम ब्लड जाएगी, जब कम ब्लड जाएगी तो किडनी में आपको पता है कि उधर रेनिन वो सिक्रेट हो जाएंगे, फिर वो एंजियोटेंसिनोजीन जो है इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगी। वो पूरा प्रोसेस है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जाके लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिस्टम जब एक्टिवेट होगी तो वेनस रिटर्न टू द हार्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि किडनी में रेनिन जब प्रोड्यूस हो जा सिक्रेट हो जाती है तो एंजियोटेंसिन 1 और फिर लंग्स में एंजियोटेंसिन 2, तो इसका काम है वेजो कंस्ट्रक्शन। किडनी में जब वो आएंगे एंजियोटेंसिन 2 तो वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन करेंगे, तो सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है जी। इसीलिए हार्ट की तरफ अब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी हार्ट को तो कार्डियक आउट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो बीपी में भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, ये नॉन प्रोग्रेसिव जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, यानी प्रोग्रेसिव अभी तो नहीं है ना, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म चल रहा है। इसमें ये होता है कि एब्सोल्यूट हाइपोवॉल्यूम में है एक रिलेटिव हाइपोवॉल्यूम और एक पंप फेलियर यानी कार्डियक का। तो इन सब से क्या होता है जी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो आर्टीरियल जो प्रेशर है आर्टरी में वो गिर जाती है। जब आर्टरी के प्रेशर गिर जाएंगे तो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आर्टरी में है, ब्लड का जो प्रेशर है अंदर, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो अच्छा जी, जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल टू वेस्कुलर स्पेस में जाएंगे फ्लूइड्स। ठीक है जी। इस तरह यहाँ पर आपका कार्डियक आउटपुट जब कम होता है तो आर्टीरियल प्रेशर कम होता है, तो एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, जिसकी वजह से बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे
तो आपको पता है जब वो एक स्टिमुलेट हो जाएंगे तो हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होता है, सही है। डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज हो जाएंगे। अच्छा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन हो जाएंगे तो सेलेक्टिव वेजोकंस्ट्रक्शन आएगा, ब्लड फ्लो टू स्किन कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो टू जीआईटी ट्रैक, इन सब ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगी। टू किडनी की जब आपको पता है कम ब्लड जाएगी तो रेनिन वो सीक्रेट हो जाएंगे ब्लड में, तो एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस होंगे, फिर एंजियोटेंसिन 1 जाके लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे। एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज़ होगा तो रेनल सोडियम री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इससे सीरम ऑस्मोलरिटी यानी प्रेशर सीरम में ज़्यादा हो जाएगी फ्लूइड, ठीक है जी। स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, सो एडीएच वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंटी डायोरेटिक हार्मोन जब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इंक्रीज हो जाएंगे तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रेनल ट्यूब्यूल, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, कंपेंसेशन रेट जो है इसमें परफ्यूजन डेफिशिएंट करेक्टेड, डेफिसिट मतलब कमी, अगर परफ्यूजन की कमी वो करेक्ट हो जाए यानी ऑक्सीजन और फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो करेक्ट हो जाए, सो पेशेंट रिकवर्ड विद नो रेजिजुअल सीक्वेल, पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है और नो रेजिजुअल सीक्वेल मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव स्टेज में नहीं जाएगा पेशेंट, ठीक है। एंड इफ डेफिसिट नॉट करेक्टेड, और अगर ये कमी पूरा नहीं की गई तो पेशेंट एंटर प्रोग्रेसिव स्टेज, अब प्रोग्रेसिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉक, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज की तरफ। अगर आपने यहाँ पर कंपेंसेटरी स्टेज में इसको करेक्ट नहीं किया तो अब प्रोग्रेसिव शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहले इनिशियल था, इसके बाद कंपेंसेटरी में नॉन प्रोग्रेसिव, अब वहाँ पर नाकाम हो गए तो आप प्रोग्रेसिव की तरफ जाएंगे। प्रोग्रेसिव में फिर इंटरमीडिएट इस तरह होता है कि बिगिन विद कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल, कंपेंसेटरी जो मैकेनिज्म था वो फेल हो गया, सो एग्रेसिव इंटरवेंशन टू प्रिवेंट मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, तो इसमें फिर हमने ये करना है कि मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन का खतरा है तो इसको अब हमने प्रिवेंट करना है। तो प्रोग्रेसिव शॉक की पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह है कि परसिस्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग काज, परसिस्टिंग हाइपोटेंशन, ज़्यादा देर तक के लिए हाइपोटेंशन होगा, तो इससे मैसिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी बीटा 1 जो रिसेप्टर है दिल में, इससे मायोकार्डियम जो है कंट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट के जो मसल है वो थक जाएंगे तो कंट्रेक्टिलिटी फिर कम हो जाती है, तो इससे कार्डियक आउटपुट कम बनेगा। दूसरी तरफ जब जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन है, अल्फा मतलब जो ल्यूमेन में होते हैं, मैंने आपको बताया था, सो वाइड स्प्रेड प्रोफाउंड वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे कैपिलरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उधर बढ़ जाएगा, तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेजिकुलर टू इंटरस्टिशियल, वेजल से अब जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल में जाएंगे टिश्यू से बाहर, ठीक है। सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सो इससे प्रोग्रेसिव टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगी क्योंकि अब टिश्यू को ब्लड नहीं मिल जाएगी, सो इससे फिर एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म और फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरह रेनल में जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेशन होगा, सो आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन होगा, जो आर्टीरियोल है इसके कंस्ट्रक्शन तंग हो जाएंगे जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगी और फिर मेटाबॉलिज्म, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। प्रोग्रेसिव स्टेज हेलमार्क्स, यानी इसके जो हेलमार्क्स है अब डिक्रीज सेलुलर परफ्यूजन एंड अल्टर्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, सॉरी कम नहीं। सो लीकेज ऑफ प्रोटीन इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, जो प्रोटीन है अंदर ब्लड में वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है एक्सोडेट बाहर जाएंगे, एंड सिस्टमिक इंटरस्टिशियल एडिमा बढ़ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है जी। जब स्वेलिंग हो जाएगी इसको फिर एनएसआर का कहता है सीवियर जनरलाइज एडिमा। सो फ्लूइड लीकेज अफेक्ट सॉलिड ऑर्गन एंड पेरिफेरल टिश्यूज, इस तरह ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी कैपिलरीज कम हो जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरीज को, मोमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पल्मोनरी वेस्कुलेचर टू इंटरस्टिशियम, सो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी, यानी जो फ्लूइड है पल्मोनरी जो वेस्कुलेचर यानी विजल्स है इससे बाहर निकल जाएगी,
तो पल्मोनरी एडेमा, लंग्स में एडेमा हो जाएगी, तो ब्रांको कंस्ट्रक्शन, ब्रांकाई जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, रेजिजुअल कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। रेजिजुअल कैपेसिटी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो एयर हमारे लंग्स में होती है, ठीक है, जब हम एक्सपेरेट करते हैं नॉर्मली और जितना वॉल्यूम रह जाता है इसको रेजिजुअल कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, फ्लूइड मूव इनटू एल्वियोलाई, जो फ्लूइड है एल्वियोलाइज में जाएंगे। एल्वियोलाई का तो फंक्शन आपको पता था, वहाँ पर तो गैसेस एक्सचेंज हुआ करते थे। अब वहाँ पर फ्लूइड गया, जब फ्लूइड बाहर निकल गया तो अब एडेमा हो जाएगी उधर। जब एडेमा हो जाएगी तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है आसानी से नहीं हो पाएगी। सो डिक्रीज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट जब डिक्रीज हो जाएंगे तो टेकिपनिया, टेकिपनिया इसलिए हो जाएगी कि ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। तो कंपेंसेशन के लिए अब जल्दी पेशेंट सांस लेगा। क्रैकल्स के साउंड आएंगे क्योंकि एडेमा है, ठीक है, और इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, प्रोग्रेसिव स्टेज में हम स्टेज जो है इसमें अब कार्डियक आउटपुट बिगिन टू फॉल। प्रोग्रेसिव स्टेज है, कंपेंसेटरी स्टेज में हम नाकाम हो गए, तो कार्डियक आउटपुट उधर तो कोशिश कर रहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब प्रोग्रेसिव स्टेज में ये होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। सो डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन, सो पेरिफेरल जो टिश्यूज़ है इनको परफ्यूजन यानी फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सब कम जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगी। फिर वीक पेरिफेरल पल्सेस, अब अगर आप पेरिफेरल पल्सेस देखेंगे तो ये वीक हो जाएंगे क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम नहीं है, हाइपोटेंशन है। और इसकी में अब डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है जी, डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यानी जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है इसमें इसकी में शुरू हो जाएगी। मायोकार्डियल डिस्फंक्शन रिजल्ट इन डिसएरिथमिया, मायोकार्डियल डिस्फंक्शन क्यों हो जाएगी? क्योंकि उधर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कोरोनरी आर्टरी में नहीं जाएंगे, जब नहीं जाएंगे तो इस्कीमिया काज होगी, उधर इस्कीमिया की वजह से निक्रोसिस होगी, ठीक है जी। तो इससे फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगी। डिसएरिथमिया, रिदम ऑफ द हार्ट जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। सो एंड रिजल्ट ये होगा कि कंप्लीट डिटीरियोरेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। म्यूकोजल बैरियर ऑफ जीआई सिस्टम बिकम इस्केमिक, जो हमारा म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल लेयर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम आपको पता है म्यूकोजा है, फिर इसके नीचे जो है आपको पता है सब म्यूकोजा है, ठीक है। इसके बाद मस्कुलेचर है, मसल्स के लेयर है, और इसके बाद सिरोजा है, सिरस जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। अल्सर क्या हो जाएगी जीआईटी में? क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा, जब ब्लड नहीं जा रहा तो उधर एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं जा रहा, जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा रहा क्योंकि ब्लड तो ऑलरेडी है कम, तो उधर ऑक्सीजन कम मिल रहा है और न्यूट्रिएंट्स, तो फिर वहाँ पर जो टिश्यूज़ है उसमें मेटाबॉलिक एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होंगे और इससे फिर निक्रोसिस की तरफ जाएंगे। सो जीआई जो म्यूकोजा है उसमें अल्सर काज होगी, और जब अल्सर यानी ज़ख़म बनेंगे तो इससे ब्लीडिंग हो जाएगी ज़ख़म से फिर। सो रिस्क ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया, अब जो है बैक्टीरिया सिस्टमिकली जाएगी वहाँ पर क्योंकि ज़ख़म है, तो डिक्रीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जीआईटी का ये एबिलिटी अब कमज़ोर हो जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे, वाटर को एब्जॉर्ब करे। सो एब्जॉर्बिव कैपेबिलिटी अब कम हो जाएगी। लीवर जो है इसमें क्या होता है? नॉर्मली मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है जी। ड्रग्स है जो भी है वो मेटाबॉल्स और वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन अब लीवर फेल हो जाएगी, ब्लड नहीं जा रहा ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो लीवर के जो सेल है हेपेटोसाइट्स, इसमें मेटाबॉलिज्म अब एनारोबिक होगी, तो जिसकी वजह से जॉइंटनेस काज होगा। एलिवेटेड एंजाइम जो है एलेनिन ट्रांसफेरेज एसजीबीटी ये हाई हो जाएंगे। लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएंगे, एनर्जी नहीं मिल रहा। रिस्क ऑफ डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेसिकुलर कोगुलोपैथी, ठीक है जी, कोगुलेशन एंड सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस निफ्रॉन में और एक्यूट रिनल फेलियर, क्योंकि फ्लूइड अब नहीं जा रहा उधर, फिल्ट्रेशन सिस्टम बिल्कुल जो है कम फ्लूइड जा रहा है, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम अब फेल होने की तरफ जाएगा। अच्छा, रिफ्रैक्टरी जो स्टेज है इर्रिवर्सिबल, बात गई ना, हम यहाँ पर आते हैं प्रोग्रेसिव में, प्रोग्रेसिव से आप रिफ्रैक्टरी स्टेज इर्रिवर्सिबल। एक्सरबेशन ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एकमुलेट हो जाएंगे और कैपिलरी परमिएबिलिटी अब इंक्रीज़ हो जाएंगी, कैपिलरीज में सुराख बढ़ेंगे, तो अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लीक हो जाएंगे इंटरस्टिशियल में, लीक आउट, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्रैक्टरी स्टेज में प्रोफाउंड हाइपोटेंशन एंड हाइपोक्सीमिया होगा,
क्योंकि फ्लूइड नहीं है तो हाइपोटेंशन, हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार कम है तो टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिल रही है, टैकीकार्डिया वर्सन हो जाएंगी, 200 250 इस तरह क्रॉस करेंगे, ठीक है। डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी ब्लड फ्लो अब कम हो जाएगी तो जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो भी होंगी, ठीक है। सेरेब्रल इस्कीमिया, क्योंकि जब कार्डिक आउटपुट कम है तो कैरोटिड आर्टरी के जरिए ब्रेन को कम ब्लड जा रही है, जब कम ब्लड जा रही है तो सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगी। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ शॉक में फिर रिफ्रैक्टरी स्टेज जो ये है, फेलियर ऑफ वन ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट अदर, यानी वन ऑर्गन अगर फेल हो जाता है तो दूसरे ऑर्गन पर इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। जैसे हमारे हार्ट अगर फेल हो जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई, तो दूसरे जो वाइटल ऑर्गन है इसको ब्लड सप्लाई ये कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। तो फिर ये रिकवर अनलाइकली, बहुत मुश्किल से ये रिकवर हो जाता है। फिर डायग्नोसिस स्टडीज़ ये है कि थ्रू हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हमें पता चलेगा। नो सिंगल स्टडी टू डिटरमिन शॉक, सिंगल स्टडी से पता नहीं चलेगा, इसमें आप ब्लड स्टडीज़ करेंगे, पूरा एलिवेशन आप लेक्टेट देखेंगे, बेस डिफिसिट यानी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आप देखेंगे, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम आप देखेंगे, 12 लीड ECG करेंगे, इससे ECG से आपको पता चलेगा, चेस्ट एक्सरे से हमें पता चलेगा अंदर, ठीक है। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, वही CVP, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ठीक है, ये सारे चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। कोलैबोरेटिव केयर मतलब मेडिकल और नर्सिंग जितने भी केयर से सक्सेसफुल मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट एट रिस्क फॉर शॉक, सबसे पहले तो शॉक वाला पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करना है, प्री शॉक यानी ये शॉक में जा रहा है कि नहीं, साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल फाइंडिंग टू एस्टेब्लिश डायग्नोसिस, ये सब हिस्ट्री आप इसके लेंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग वगैरह, जिससे आपको डायग्नोस के बनाने में आसानी होगी। Successful management include intervention to control or eliminate the cause of decreased perfusion, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ टारगेट एंड डिस्टल ऑर्गन फ्रॉम डिस्फंक्शन, ऑर्गन को डिस्फंक्शन से हम बचाएंगे। प्रोविजन ऑफ मल्टी सिस्टम सपोर्टिव केयर, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में ये भी कि इंश्योर पेशेंट एयरवे जो है वो खुला है कि नहीं, सांस ले सकता है आसानी से है कि नहीं। मैक्सिमाइज ऑक्सीजन डिलीवरी, फिर हम जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बाहर से देते हैं उसकी डिलीवरी हम इंक्रीज करेंगे अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अच्छा जी, कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी ये है कि सेप्टिक और हाइपोवॉल्यूमिक एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, यानी अगर सेप्टिक शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, उसके लिए बेस्ट जो थेरेपी है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम इस तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन या मतलब हम क्रिस्टलाइड सोल्यूशन देते हैं या कोलाइड सोल्यूशन देते हैं, ठीक है जी। कोलाइड जो हेमासिल जैसे आते हैं जिसमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल प्लाज्मा की तरह होता है, और क्रिस्टलाइड सोल्यूशन जो नॉर्मल सलाइन है, रेंगरलेक्टेड है, डेक्सट्रोज 5% है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम को ज़्यादा करता है। तो हम आइसोटॉनिक क्रिस्टलाइड जैसे नॉर्मल सलाइन आता है, रेंगरलेक्टेड आइसोटॉनिक, ठीक है जी। फिर अगर ग्लूकोज लेवल भी नहीं है, हाइपरटॉनिक की तरफ भी हम जाते हैं, तो ये इनिशियल रिससिटेशन ऑफ शॉक में हम देते हैं। Volume expansion, if patient does not respond to 2 to 3 ml of crystallite, blood administration and central venous monitoring may be instituted. Complication of fluid resuscitation, hypothermia and coagulopathy. फ्लूइड रिससिटेशन की तो खैर ये कम्प्लिकेशन है, हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर गिर जाता है, इसलिए आप हॉट वाटर बॉटल भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। पेशेंट का टेम्परेचर भी आप मेजर करते हैं, इसीलिए मल्टी डायमेंशनल रहना चाहिए। अच्छा, प्राइमरी गोल ऑफ ड्रग थेरेपी ये होता है कि करेक्शन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ताकि फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाएंगे तो ब्लड की जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएंगे, तो आसानी से ब्लड जो है टिश्यू के तरफ जाएंगे। वेज़ोप्रेसर ड्रग हम देते हैं, फिर जैसे एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन ये हम देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हम जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 60 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी। 65 mm/Hg, 70 mm/Hg यहाँ तक पहुँच जाए। रिजर्व फॉर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव टू अदर थेरेपी, तो फिर हम अदर थेरेपी से अगर पेशेंट रिकवर नहीं होता तो फिर हम एफिनेफ्रिन देते हैं या नॉरएफिनेफ्रिन। ये वेज़ोप्रेसर है, ये वेज़ो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वेज़ो कंस्ट्रक्शन जब हो जाएंगे तो BP बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखें। तो इसीलिए हम एफिनेफ्रिन देते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ ड्रग थेरेपी करेक्शन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। प्राइमरी गोल ड्रग थेरेपी का ये है कि करेक्शन ऑफ ड्रग जो टिश्यू परफ्यूजन है, हमारा सबसे पहला ये जहन में रखना है कि टिश्यू परफ्यूजन को हम जितना ज़्यादा जो करेक्शन करे, अगर ये डिक्रीज़ है तो टिश्यू को ज़्यादा परफ्यूज होना चाहिए। वेज़ोडाइलेटर थेरेपी हम देते हैं, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन कार्डियोजेनिक शॉक में
कार्डियोजेनिक शॉक अगर है तो फिर हम वेजोडाइलेटर देते हैं ताकि आफ्टर लोड कम हो। प्रीलोड को हम कम करेंगे, इसको भी हम कम करेंगे, ठीक है, डायरेटिक्स वगैरह से, और आफ्टर लोड को भी कम करेंगे ताकि दिल को पंप करने में आसानी हो। सो इसलिए फिर हम वेजोडाइलेटर देते हैं, वेजो कंस्ट्रक्टर नहीं, नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे, एफिनेफ्रिन नारिफिनेफ्रिन नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में आपको प्रीलोड कम करना है और आफ्टर लोड भी कम करना है। तो प्रीलोड कम करने के लिए आप डायरेटिक्स देते हैं, आफ्टर लोड कम करने के लिए फिर आप नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह, ताकि वेजल्स को डायलेट करें। इसमें भी आप अचीव करेंगे मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 60 to 65 mm ऑफ Hg। अच्छा जी, न्यूट्रिशन इज़ वाइटल टू डिक्रीज मॉर्बिडिटी फ्रॉम शॉक। मॉर्बिडिटी मतलब जो डिजीज़ रेट है, इसमें आप ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो अंदर मेटाबॉलिज्म है इसको आप इन्हेंस करें, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। सो इनिशिएट एंटेरल न्यूट्रिशन विद इन फर्स्ट 24 आवर, कोशिश करें कि एंटेरल हो, ना हो तो फिर आप पेरेंटरल जा सकते हैं। न्यूट्रिशन इज़ वाइटल टू डिक्रीजिंग मॉर्बिडिटी फ्रॉम शॉक, so initiate parenteral nutrition if enteral feeding contraindicated or fail to meet at least 80% of the caloric requirement। तो अगर एंटेरिक फीडिंग जो है वो कंट्राइंडिकेट है, ठीक है जी, सो फिर आप पेरेंटरल फीडिंग यानी थ्रू आईवी लाइन से मॉनिटर प्रोटीन, नाइट्रोजन बैलेंस, BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, इस सब को मॉनिटर करना है। पेशेंट का प्रोटीन लेवल, नाइट्रोजन बैलेंस, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये बेस लाइन आपने लेबॉर्ट्री भिजवाना है। ग्लूकोज आपने बार बार चेक करना है पेशेंट के थ्रू ग्लूकोमीटर। इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है जी, क्लोराइड वगैरह, ये सब लोग आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, रिस्टोर ब्लड। अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम बाय रिस्टोरिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। किस तरह? अच्छा, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी हम देते हैं, हेपरीन वगैरह, ठीक है, जैसे क्लेक्सेन वगैरह आते हैं, लो मालिकुलर वेट जो है हेपरीन है। एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग, मेडिकल इंटरवेंशन है, एंजियोप्लास्टी करते हैं, फिर स्टेंट लगाते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। वॉल रिप्लेसमेंट भी करते हैं। इस तरह इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप जो है वो भी लगाते हैं। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, CVP मॉनिटर करना है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मॉनिटर करना है। ड्रग थेरेपी में हम डायरेटिक्स टू रिड्यूस प्रीलोड, डायरेटिक्स देते हैं। फ्यूरोसेमाइड लूप डायरेटिक्स जो है, फॉर एग्जांपल किसी आप जो लाजिक्स के नाम के जो आते हैं फ्यूरोसेमाइड। सो फ्यूरोसेमाइड से ये होता है कि जो प्रीलोड है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, फ्री लोड टुवर्ड द हार्ट कम ब्लड जाएगी, तो कम ब्लड हार्ट ने फिर पंप आउट करना है, सही है। सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइड लगाते हैं, जैसे एंट्री एओर्टिक बैलून पंप और वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइड, ताकि वेंट्रिकल को सिस्टोल में हेल्प करे, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट फोकस ऑन स्टॉपिंग द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड रिस्टोरिंग द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। हाइपोवॉल्यूम में है तो वॉल्यूम एक्सपेंडर देंगे ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग ए 3:1 रूल, यानी 3 ml ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट फॉर एवरी 1 ml ऑफ एस्टिमेटेड ब्लड लॉस। अगर पेशेंट का 1 ml ब्लड लॉस हुआ है तो हम 3 ml बाहर से क्रिस्टलाइट सोल्यूशन देंगे। अब आपको पता है हेमोरेजिक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 15 तक आपको पता है ना, क्लास 2 30 तक, फिर उससे क्लास 3 और 40 से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्लास 4 शॉक है। तो उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सोल्यूशन देते हैं और कोलाइड सोल्यूशन भी दे सकते हैं, जैसे हेमासेल वगैरह हो गए। फ्लूइड सेप्टिक शॉक अगर है, ठीक है जी, उसमें भी हम देते हैं फ्लूइड 6 to 10 लीटर ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट एंड 2 to 4 लीटर ऑफ कोलाइड टू रिस्टोर परफ्यूजन। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग हम करेंगे, वेजो प्रेशर ड्रग थेरेपी देते हैं ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो तो आसानी से फ्लूइड रिससिटेट हो जाए। अच्छा, इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड हम देते हैं, डिक्सो मेथासोन और हाइड्रोकार्टिसोन, ज़्यादातर हाइड्रोकार्टिसोन ही देते हैं फॉर पेशेंट हो रिक्वायर्ड वेजो प्रेशर थेरेपी। सो डिस्पाइट फ्लूइड रिससिटेशन टू मेंटेन एडेक्वेट BP। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको पता है BP मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक हम देंगे क्योंकि सेप्टिक शॉक है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो कल्चर हम भिजवा देंगे ब्लड से, वोंड एक्सोडेट जो है ज़ख़म से, या यूरिन, स्टूल, स्पूटम, इसका हम कल्चर भिजवा देंगे और इस कल्चर के हिसाब से जब रिजल्ट आएगा तो इस हिसाब से फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए आप लोगों ने पढ़ना है इनको। ग्लूकोज लेवल को हमने मॉनिटर करना है, इसको हमने 150 मिलीग्राम पर डील इस रेंज में ही रखना है।
स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस विद हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम देंगे, सेमिथिडीन, फेमिथिडीन, रेनिथिडीन, ज़्यादातर सेमिथिडीन ही यूज़ होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, तो जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाते हैं आपको पता है तो ज़्यादा एच सेल नहीं बनेगा। जब ज़्यादा एच सेल नहीं बनेगा तो उस अल्सर का जो रेट है वो कम हो जाएगा, तो अल्सर नहीं होगी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलेक्सिस यानी थ्रोम्बाई ना बने, इसके लिए हम हेपरिन देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जैसे क्लेक्सेन भी देते हैं, ठीक है जी। न्यूरोजेनिक शॉक में हम ये करते हैं कि उसमें तो फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता, लेकिन उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, ठीक है जी। सो ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया विद वेजोप्रेसर एंड एट्रोफिन, हम वेजोप्रेसर देते हैं ताकि वेजो कंस्ट्रक्ट हो जाए, और एट्रोफिन देते हैं, ये भी यानी वेजल्स में कंस्ट्रक्शन काज करेगी। सो फ्लूइड यूज कॉशियसली एज हाइपोटेंशन इज जनरली नॉट रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस। फ्लूइड हम बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक में, क्योंकि फ्लूइड कम नहीं होता अंदर। मॉनिटर पर हाइपोथर्मिया, इसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। कोलैबोरेटिव केयर एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्या करेंगे, एफिनिड्रीन यानी एफिनिफ्रीन, इसको जो सॉरी ठीक है जी एफिनिफ्रीन, और डीफिनाइलफिनहाइड्रामीन, डाइफिनहाइड्रामीन जो एविल के नाम से फिनाइलिफ्रीन वगैरह वो भी आते हैं, ठीक है। एंटी एलर्जिक है मतलब। मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे खोला रखेंगे, नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर से नेबुलाइज करेंगे, एफिनिफ्रीन नेबुलाइजेशन, ये जो एड्रेनालिन के नाम से जो नेबुलाइजेशन करते हैं। एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन और क्रेकोथायरोइडोटोमी में भी नेसेसरी। क्रिकाइट में आपको पता है सुराख करते हैं, ठीक है जी, ट्रेकियास्टोमी ट्यूब वहाँ पर डालते हैं, क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी डाल सकते हैं हम एनाफाइलेक्टिक शॉक में, सही है। एनाफाइलेक्टिक शॉक एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है ना। इंट्रावेनस स्टेरॉइड भी हम देते हैं हाइपोटेंशन अगर है तो, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड बीपी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बीपी को ज़्यादा करता है, इसीलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम स्टेरॉइड नहीं देते। नर्सिंग असेसमेंट ये है कि ABC एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को आपने असेस करना है। फोकस असेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन यानी वाइटल साइन, पेरिफेरल पल्सेस आपने देखने हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है कि बंदा होश में है कि नहीं, जिससे इस कितना बनता है, इसका ओरिएंटेड है कि नहीं। कैपिलरी रीफिल चेक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि परफ्यूजन हो रहा है टिश्यू का कि नहीं। स्किन का कलर भी आप देखेंगे, टेम्परेचर भी आप चेक करेंगे, मॉइस्चर भी आप चेक करेंगे कि ड्राई है कि नहीं। यूरिन आउटपुट आप चेक करेंगे कि यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री आप देखेंगे, इवेंट लीडिंग टू शॉक, किस वजह से ये शॉक हो गया। अनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स थे, ठीक है। डिटेल ऑफ केयर रिसीव्ड बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, से जो केयर ये रिसीव करता था इसका आप डिटेल लेंगे। एलर्जीज इसको तो नहीं है, ठीक है जी। वैक्सीनेशंस, ये सब आप अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है, नर्सिंग डायग्नोसिस आप बनाते हो। सो रेनल, सेरेब्रल, कार्डियोपल्मोनरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, हेपेटिक एंड फेरेफ्रल की वजह से है ये, क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम है, तो इसीलिए टिश्यू परफ्यूजन जो है इनइफेक्टिव है। फियर ऑफ लेवल नर्सिंग डायग्नोसिस में फियर है ना, रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो है ऑर्गन इस्कीमिया और डिसफंक्शन, ये हो जाता है इसमें ऑर्गन इस्कीमिया। फॉर एग्जांपल रेनल को नहीं जा रहा ब्लड, तो वहाँ पर रेनल फेलियर की तरफ पेशेंट जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग आपका ये है कि एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, आपका प्लान ये है कि पेशेंट का जो एडिक्वेट परफ्यूजन हो, नॉर्मल और बेसलाइन बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो हम मेंटेन रखें, ये आपका प्लानिंग है। रिटर्न रिकवरी ऑफ ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन जो फंक्शन पहले नहीं हो रहा था, फॉर एग्जांपल किडनी में फंक्शन ये था कि यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, अब आपका काम ये है कि यूरिन आउटपुट आए, इसलिए ज़्यादा फ्लूइड देते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन सॉरी, ज़्यादा देर तक ऐसा ना हो कि पेशेंट हाइपोपरफ्यूज हो और आप केयर न दें इनको, ठीक है, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। हेल्थ प्रमोशन, प्लानिंग टू प्रिवेंट शॉक, मॉनिटरिंग फ्लूइड बैलेंस टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मेंटेनेंस ऑफ हेड वॉशिंग टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि सेप्टिक शॉक है, एलर्जिक यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक है, तो इसीलिए आपने अपने हैंड वॉशिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करने हैं। अच्छा जी, एक्यूट इंटरवेंशन में मॉनिटर द पेशेंट ऑन गोइंग फिजिकल एंड इमोशनल स्टेटस टू डिटेक्ट सबटल चेंज इन द पेशेंट कंडीशन के जो सबटल चेंजेस है, इनर चेंजेस आ रहा है, इसको आपने असेस करने हैं। प्लान एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड थेरेपी जो आपने बनाया है, इसको आप
इम्प्लीमेंट करें। इवेलुएट द पेशेंट रिस्पांस टू थेरेपी, आप जो थेरेपी आप देते हैं, एफिनेफ्रिन की थेरेपी देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी देते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ठीक है जी, जो भी थेरेपी आप देते हैं, एंटीबायोटिक आप देते हैं, इसको आप इवेलुएट करें कि इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली, को इमोशनल सपोर्ट दे। कोलाबोरेट विद द अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम व्हेन वारंटेड, अगर दूसरा हेल्थ टीम है, मेंबर है, वो आपसे हेल्प मांगे, उसका हेल्प किया करें। अच्छा जी, न्यूरोलॉजिकल स्टेट, ओरिएंटेशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपने देखना है। कार्डियक स्टेट में कंटिन्यूस ईसीजी, अगर कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से मसले है तो ईसीजी आपने कंटिन्यूसली मेजर करना है। कैपिलरी रीफिल देखना है। हीमोडायनामिक पैरामीटर जैसे सेंट्रल वेनस प्रेशर सीवीपी, पीए पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, सीओ कार्डिक आउटपुट, ये सब आपने देखने हैं। और हार्ट साउंड S1 S2 ये भी देखना है। और फिर मरमर्स का जो साउंड है, एडिशनल साउंड जो है S3 S4, इसको भी आप बार बार कोशिश करें सुने, ठीक है जी, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में ये मसले होते हैं। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में फिर रिस्पिरेटरी स्टेटस अगर आप देखेंगे, रिस्पिरेटरी स्टेटस में रिस्पिरेटरी रेट एंड रिदम आप देखते हैं, ब्रेथ साउंड्स आप देखते हैं, ठीक है जी। अगर क्रैकल साउंड्स आ रहे हैं, विजल्स के साउंड्स है, तो नीचे एडिमा तो नहीं बन गई है, पल्मोनरी एडिमा। कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है, आर्टरीज के जो ब्लड गैसेस है वो आप देखते हैं। मोस्ट पेशेंट विल बी इंट्यूबेटेड एंड मैकेनिकली वेंटिलेटेड, ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इंट्यूबेट हो जाएंगे और मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डालेंगे, शॉक वाले पेशेंट, ठीक है जी। तो ये कोई आम सा मरज़ नहीं है कि सर दर्द है वगैरह ठीक हो जाएंगे, इसके लिए बहुत क्रिटिकल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। यूरिन आउटपुट को मेजर करना है कि यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है जी, किडनी फेलियर हो सकता है इससे। फिर टेम्पेरिक टेम्परेचर आप देते हैं क्योंकि ये थोड़ा एक्यूरेट होता है। स्किन टेम्परेचर भी आप देते हैं, पेलर कलर आप देखते हो, फ्लशिंग, ठीक है, साइनोसिस और डायफोरेसिस, स्वीट टिप होते हैं, सॉरी। बाउल साउंड्स आप सुनते हैं स्टेथोस्कोप से क्योंकि कि जीआईटी मोटिलिटी है कि नहीं है। नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज, स्टूल फॉर अक्लट ब्लड, अगर नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज है, ठीक है जी, उसमें आप ब्लड देखते हैं कि ब्लड आ रहा है कि नहीं स्टूल में। इनपुट एंड आउटपुट, I&O, इनपुट एंड आउटपुट, रिकॉर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप देखते हैं। सो इनपुट मतलब आप पेशेंट को जो देते हैं, मैंने 1 लीटर नॉर्मल सलाइन दे दिया, ठीक है जी, मैंने 1 पैक ऑफ जूस दे दिया जो 50 ml का था, इस तरह ये आप रिकॉर्ड करेंगे। और फिर आउटपुट जो आता है वो अभी मेजर करेंगे कि इतना आउटपुट यानी यूरिन आया है पेशेंट का। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपको याद रखना है। ओरल केयर हाइजीनिक बेस्ड ऑन O2 रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन के जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, ओरल केयर आपने देते हैं। पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, खुद पेशेंट करते हैं तो एक्टिव, और आप करते हैं तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देना है पेशेंट को। असेस लेवल ऑफ एंजाइटी एंड फियर, मेडिकेशन पर नीडेड, PRN पर नीडेड। टॉक टू योर पेशेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट करें, इसमें फैमिली को बुलाए, कंफर्ट मेजर्स करें पेशेंट का, ठीक है जी, क्योंकि वो कंफर्टेबल महसूस करे अपने आप को हॉस्पिटल में और प्राइवेसी इसको दे, ठीक है। नॉर्मल इवैल्यूएशन में आप नॉर्मल बेसलाइन देखते हैं कि ये ठीक हो गया कि नहीं, जैसे ECG अब ठीक आ रहा है कि नहीं, BP अब ठीक हो गया कि नहीं, सेंट्रल वेनस प्रेशर अब ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर अब नॉर्मल है कि नहीं, वार्म ड्राई स्किन है कि वार्म है यानी टेम्परेचर, यूरिनरी आउटपुट अब 0.5 ml पर kg पर आवर बन रहा है कि नहीं, यानी 0.5 ml से ज़्यादा हो गया है कि नहीं, नॉर्मल 1 to 2 ml पर kg पर आवर होता है ना, तो यहाँ पर हम यूरिन आउटपुट 0.5 ml से ज़्यादा हो गया है कि नहीं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है कि नहीं, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन 90% से ऊपर है कि नहीं, वर्बलाइजेशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी, पेशेंट खुद आपको एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन है सब जी। यहाँ पर ये होता है एंड। शॉक के टाइप्स भी हमने पढ़े, फिर शॉक्स के जो स्टेजेस है वो भी हमने पढ़े जी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद इसको पढ़ लिया करें। इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। शॉक में जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं जी, मेडिसिन जो शॉक में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, आपने याद रखना है। ये जो एफिनेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन, ठीक है, ये थोड़ा स्लो लिखता है, इतना मेरा तजुर्बा नहीं है ना इसमें अभी। अच्छा, एफिनेफ्रिन है, नार एफिनेफ्रिन है, ठीक है जी। एड्रेनालिन, एफिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन, नार एफिनेफ्रिन नारफाइन, ठीक है। स्टेरॉइड्स,
हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह देते हैं शार्क्स में, ये आप लोगों ने नहीं बोलना है, ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन करना है, ठीक है, जो फ्लूइड रिससिटेशन ये करना है, ठीक है जी। ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शार्क में ग्लूकोज आप मॉनिटर करते हैं। ईसीजी अपने देखना है टाइमली, ठीक है जी। इस तरह बीपी, तो ये सब चीज़ें जो है आपने अपने नज़र के नीचे इसको रखना है, ठीक है जी। तो इसको आप पढ़ लें। इसमें ये ऑनलाइन क्लास और फेस टू फेस जब हम लेते हैं क्लास, इसमें बहुत फ़र्क होता है इसमें, लेकिन ये बहुत इजी चीज़ें हैं। बहरहाल इसको आप पढ़ लिया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।